नमस्कार, आज है 18 अप्रैल, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत हेडलाइन से। 21 अप्रैल को देश के लाल किले से पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित। सिख गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर डाक टिकट भी करेंगे जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के नए सेना प्रमुख। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को दी हरी झंडी। मनोज मुकुंद नरवणे की लेंगे जगह। दिल्ली हिंसा पर पुलिस कमिश्नर का बयान। अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार, 100 दंगाइयों की हुई पहचान। मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने के आरोप गलत। देश में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंताएं। एक दिन में 90% मामले बढ़े। यूपी हरियाणा के कुछ शहरों में मास्क हुआ जरूरी। आज इंडिया 360 डिग्री की खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कोरोना रिटर्न, कितनी टेंशन। और लंबे वीकेंड के बाद खुले बाजार में भारी गिरावट। निफ्टी करीब 300 अंक गिरकर 17,200 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स 1200 अंक टूटा। आईटी, बैंक, फाइनेंस और रियल्टी शेयरों ने बनाया दबाव। अब दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। उनको 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को वापस भेज दिया है। जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनाया है। आपको बताएं, हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों की ओर से हाईकोर्ट की जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अस्थाना ने बताया कि इस मामले में अभी तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 8 लोग ऐसे हैं जो पहले भी किसी न किसी आरोप में पकड़े गए थे। उन्होंने बताया कि 100 दंगाइयों की पहचान हुई है। अस्थाना ने कहा कि इस मामले में हर एंगल से तफ्तीश होगी। उन्होंने मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने के आरोप को गलत बताया। इंटरनेट पर एक पोस्ट के बाद कर्नाटक के हुबली में रविवार को भड़की हिंसा पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने मामले में एआईएमआईएम पार्षद के पति समेत 88 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में लगाई गई धारा 144 अभी कायम है। आपको बताएं, पुराने हुबली पुलिस स्टेशन पर कुछ लोगों की भीड़ की ओर से पथराव करने के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कर्नाटक के कोलार जिले में भी हुबली से पहले पथराव की घटना घटी थी। वहां के मुलबगल इलाके में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया था। मध्य प्रदेश और गुजरात में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वालों के घर दुकानों पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अपील की गई है कि वो राज्यों के निर्देश दे कि अदालत के आदेश के बिना किसी का मकान और दुकान न ढाएं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका में कहा कि ये बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने की चाल है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हमले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक जवान शहीद हुआ, जबकि 2 अन्य घायल भी हुए। दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया, जहां एक और सुरक्षाकर्मी की मौत हुई। इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान छेड़ दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये जानकारी संस्कृति मंत्रालय ने दी है। इस मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि 400 सिख संगीतकार शुभ अवसर को चिन्हित करने के लिए शबद कीर्तन में प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जाएगा। इसमें कहा गया कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विदेशों से कई प्रमुख हस्तियां समारोह का हिस्सा होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। वो अभी थल सेना के उप प्रमुख हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पहले इंजीनियर हैं जो सेना प्रमुख बनेंगे। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। मौजूदा वक्त में वो जनरल एमएम नरवणे के बाद सबसे वरिष्ठ अफसर हैं। हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती और लेफ्टिनेंट जनरल वाईके रिटायर हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑटो रिक्शा, कैब और टैक्सी यूनियन आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। ये सीएनजी पर सब्सिडी और टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के कारण आम जनता को काफी परेशानी हुई है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी भी दी। हड़ताल का सबसे अधिक असर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया। यहां टैक्सी और ऑटो स्टैंड पूरी तरह से सुनसान पड़े थे। लोग सामान लेकर तीखी धूप में इधर उधर भटकते नजर आए। यह हड़ताल 19 अप्रैल यानी कल भी जारी रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात दोहराई है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि कैबिनेट मीटिंग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव के दौरान किए वादे को निभाने के लिए पहली बैठक में ही इसे लागू करने का फैसला किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो कमेटी बन रही है उसमें कानून के जानकार होंगे और ये ड्राफ्ट तैयार करेगी। उन्होंने कहा दूसरे राज्यों को भी इस कानून को अपने अपने राज्यों में लागू करना चाहिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में फिश प्रोसेसिंग यूनिट में उतरे 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा रविवार शाम बेंगलुरु के श्री उल्का एलएलपी में स्थित फिश प्रोसेसिंग यूनिट में हुआ। जानकारी के मुताबिक एक मजदूर कचरा कलेक्शन टैंक में गिर गया और बेहोश हुआ। उसे बचाने के लिए 7 और मजदूर नीचे उतरे। कुछ देर बाद वो भी बेहोश हुए। किसी तरह सभी को बाहर निकाल कर अस्पताल ले जाया गया, जहां रात में 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं आज सुबह 2 मजदूरों की जान चली गई। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का पारा फिर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन तक राहत के कोई आसार नहीं। आईएमडी का कहना है कि इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता से तेज हवा चलने पर गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश होने की संभावना इस हफ्ते भी नहीं है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली के साथ ही हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर हीट वेव जारी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि लू चलने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री तक रह सकता है। और आइए आप बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के मामलों में करीब 90% का उछाल दिखा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक कोरोना के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या फिर से पाबंदियों के दौर में लौटने की जरूरत है या इस महामारी से बचने के कोई उपाय है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में करीब 90% मामले बढ़ गए हैं। हालांकि नवंबर की बात करें तो ये करीब 2000 ही हैं, लेकिन जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई है वो डराने वाली है। फिलहाल एक्सपर्ट कोरोना की चौथी लहर से इनकार कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर का सटीक अनुमान लगाने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के मुताबिक पाबंदियां हटने की वजह से कोरोना के मामलों में तेजी नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने देश में चौथी लहर से इनकार किया है।
प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि लोगों में वायरस के खिलाफ 90% नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है। ऐसे में चौथी लहर की आशंका न के बराबर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत 7 शहरों में एक बार फिर पाबंदियां लगा दी गई हैं। नए आदेश के तहत यूपी के 7 शहरों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। देश में पिछले एक हफ्तों का रिकॉर्ड देखें तो 11 अप्रैल को 796 नए मामले सामने आए, जबकि 12 अप्रैल को 1088, 13 अप्रैल को 1007, 14 अप्रैल को 949, 15 अप्रैल को 975, 16 अप्रैल को 1150 और 17 अप्रैल को 2183 मामले सामने आए। इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये संख्या और तेजी से बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ पाबंदियां जरूरी हैं। हाल ही में आए एक रिसर्च में दावा किया गया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से काफी हद तक वायरस से बचा जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 8 परिवार कोविड गाइडलाइन का पालन कर संक्रमण से बचने में सफल रहे। ये सर्वेक्षण लोकल सर्कल ने किया है, जिसमें 345 जिलों को शामिल किया गया। इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। 53% लोगों का मानना था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वो वायरस से बचे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं अपने 2 खास मेहमानों का। कोविड-19 टास्क फोर्स की सदस्य डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ हैं और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। डॉक्टर सुनीला और डॉक्टर स्वाति, आप दोनों का स्वागत करते हैं इस बेहद ही खास बुलेटिन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं क्या कोरोना वापस लौट आया है। वैसे कोरोना तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डॉक्टर सुनीला कहीं गया नहीं और बहुत जल्दी कहीं जाने भी वाला नहीं है, लेकिन लगातार तीसरे साल डॉक्टर सुनीला हम देख रहे हैं कि अप्रैल स्पेशली मार्च अप्रैल का महीना है जब केसेस में स्पाइक देखा जा रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर और उसके बाद फिर केरल, यूपी और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, ये ट्रेंड क्या दिखाता है? देखिए, बेसिकली मैं शुरू से इस चीज को मेंटेन कर रही हूँ कि जब हमने नंबर ऑफ केसेस को कम देखा तो हमने सडनली सारी कोविड रिस्ट्रिक्शंस को उठा दिया। यानी कि मास्क आप बाहर जाएं तो आप चाहें तो पहन लें, परंतु उसके ऊपर कोई फाइन नहीं होगा। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर हमने कोई भी जिक्र नहीं किया। जहां पे भी आप देखें, मार्केट्स में जाएं या मंडीज में जाएं या जहां भी आप निकले, ऑफिसेस में जाएं, वहां पे भी क्लोज स्पेसेस में कोई भी मास्क नहीं पहन रहा और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। और तीसरी चीज जो कि बिहेवियर चेंज, जो कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ, यानी कि अपना सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स, उसके ऊपर भी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने बिहेवियर चेंज लाया था। और मैं बार बार कहती हूँ कि जब हमारे पास में वैक्सीन नहीं था तो मास्क ही सबसे इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन था। अगर हम पिछले 2 दिन के आंकड़े देखें, यानी कि अगर हम परसों के 1150 और आज के आंकड़े देखें जो कि हमारे लगभग 2191 के करीब हो चुके हैं, और जिसमें केरल में आज की तारीख में काफी दिनों बाद बहुत सारे केसेस आए हैं और नंबर ऑफ डेथ्स भी केरल में थोड़ी ज्यादा हुई हैं करके, मतलब बल्कि केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ पे 200 प्लस डेथ्स हुई हैं और बाकी 1 डेथ जो है यूपी उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये दिखाता है कि सडनली हमने रिस्ट्रिक्शंस को पूरी तरह से उठा दिया है। और वैक्सीनेशन की बात हम करें, वैक्सीनेशन हालांकि हम 95% के करीब हम 1 डोज लगा चुके हैं, 83% के करीब 2 डोजेस, और 12 से 14 साल के बच्चों में भी हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगभग 50% के करीब हो चुका है। परंतु मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि अगर हमें, अभी तो मैं ये कहूंगी कि ये कोविड के रिपल्स हैं, ये वेव नहीं है, यानी कि छोटे छोटे उसमें राज्यों में केसेस उठ रहे हैं करके, परंतु अभी जरूरत है स्मार्ट टेस्टिंग की, स्मार्ट सर्वेलेंस की और प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की। तभी हम इस लहर से या इस वेव से हम बच पाएंगे। परंतु जहां तक ही सवाल है कि हम लोग 90% से ऊपर लोग हमारे प्रोटेक्टेड है, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें बेसिकली, क्योंकि ये जो आपका वैक्सीनेशन है आपको ये बीमारी से होने से नहीं बचाता, ये बेसिकली आपको केवल मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये हमें कोशिश करनी है कि हम वैक्सीनेशन के साथ साथ
इवन हमको अगर एक बार इन्फेक्शन भी हो चुका है तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ये बहुत जरूरी है, और स्मार्ट सर्वेलेंस और टेस्टिंग करें। बिल्कुल डॉक्टर सुनीला, आपने बहुत जरूरी बातें यहाँ पर कही हैं कि हम एक तो लापरवाह भी हो गए, दूसरा कई राज्यों ने ढील दे दी मास्क अनिवार्य नहीं करके, लेकिन आज ही का अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मास्क एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। डॉक्टर स्वाति, बच्चों में हम देख रहे हैं, बच्चों में केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिस वजह से स्कूलों पर एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया। अरे अभी तो शुरू हुए थे, क्या कहीं दोबारा बंद तो ना हो जाए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर सुनीला ने कही कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर शायद हम लोग भूलते जा रहे हैं, हम शायद निश्चिंत हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अब तो कोविड गया, या तो हम एक बार कोविड हो गया अब फिर नहीं होगा, या ओमिक्रॉन ऐसी लहर थी जिसमें ज्यादा कुछ तकलीफ हुई नहीं, इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है लोगों का, ये जो लापरवाही है दूसरी बात, और तीसरा ये जो पाबंदियां हटा दी गई हैं, कहीं इसमें जल्दबाजी तो नहीं हो गई? बिल्कुल, देखिए स्वाति मैम सही कह रही हैं कि लापरवाहियां डेफिनेटली आ गई, और लापरवाहियां इस हद तक आ गई हैं कि अब आप किसी को मास्क पहने देखते हैं तो आप उसको टोकते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, और लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि अब क्या मास्क लगाने की जरूरत है, आप क्यों लगाए हुए हैं, और ज्यादातर लोग अब इसलिए मास्क नहीं लगा रहे। तो ये एक डेफिनेटली ऐसी चीज हुई कि जैसे ही सरकार ने जो है पाबंदियां इसके ऊपर से हटाई, लोगों ने उससे पहले ही उतार के फेंक दिए अपने मास्क। तो ये हमें डेफिनेटली याद रखने की जरूरत होगी। लेकिन मैं यहाँ दो जरूरी बातें जरूर बोलना चाहूंगी। पहली बात ये कि एक अच्छी बात जो ये है कि जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, उसी तरह से ये एक्सी भी जो है, ये वेरिएंट्स अब उतने ज्यादा घातक वेरिएंट्स नहीं है जैसा कि हमने डेल्टा के साथ देखा था। धीरे धीरे वायरस जो है अब उतना ताकतवर नहीं रहा है, क्षीण हो रहा है, और ऐसे में होम मैनेजमेंट के साथ घर में रह करके लोग अच्छे से और जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं लगता है कि कोई मेजर वेव आएगी, ऐसी आशंकाएं नहीं दिखती हैं। वहीं दूसरी बात लेकिन लोगों को समझने की ये है कि ये एक साधारण बीमारी नहीं है। अगर हम कोविड होने देते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कोविड हो जाए तो कोई बात नहीं, 4-5 दिन के लिए बीमार पड़ेंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। चाहे ये वेरिएंट्स जो हैं अब उतने ज्यादा सिवियर नहीं रहे हों, लेकिन फिर भी ये इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा है। तो अगर परिवार में एक व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर पूरा परिवार पॉजिटिव हो रहा है। साथ ही अगर कोई कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं घर में, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उनके लिए अभी भी इन वेरिएंट्स के साथ सिवियर बीमारी होने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि हम इस वायरस को अपनी दहलीज तक ना आने दें। साथ ही चाहे वेरिएंट से इन्फेक्शन हो या डेल्टा से हो, जो दूरगामी परिणाम है, जैसे हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं, जैसे बाल झड़ना, जोड़ों में दर्द होना, या किसी को ब्रेन फॉगिंग होना, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो वेरिएंट्स के साथ भी दिख रही हैं। तो जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं कोविड की, वो माइल्ड डिजीज में भी दिखती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी को सिवियर डिजीज हो तभी आपको लॉन्ग कोविड दिखेगा। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्हें सिर्फ एक दिन का फीवर हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, लेकिन अब बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये लॉन्ग कोविड भी एक बहुत बड़ी समस्या, और इसलिए हमारा सबका प्रयास यही होना चाहिए कि हम इसको अपने घर के अंदर ना घुसने दें। चाहे कोई भी वेरिएंट हो, माइल्ड वेरिएंट्स हो, हमें ये नहीं सोचना है कि ये साधारण बीमारी है। तो हमें अपने तौर पर पूरे जितने भी हमारे लिए जरूरी चीजें हैं, कोविड प्रोटोकॉल है, उनका हम जरूर अच्छे से पालन करें। वैक्सीनेशन करवाएं, बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि सरकार ने अब 18 साल से ऊपर सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने की स्वीकृति दे दी है। तो उसका भी हम फायदा उठाएं, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी स्वाभाविक तौर से सुरक्षित हो, जिन्हें अभी वैक्सीन नहीं मिली है। तो ये जो एक हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने की हमारी जो एक प्रयास है, जिसमें भारत लगातार लगा हुआ है, वो हमें अभी भी निरंतर रखना ही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, ताकि जो बाकी लोग हैं वो सुरक्षित हो। जैसा कि मैम ने बोला, ये जरूरी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स का अच्छे से पालन करें। सही बोला डॉक्टर स्वाति कि हम शायद एक बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। हम चीन की स्थिति भी देख रहे हैं, जहां पर 0 कोविड पॉलिसी है। मतलब हल्के से भी आपको सिम्टम्स आ जाते हैं, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। वहां पर खाने तक के लाले पड़ रहे हैं लोगों को। लेकिन भारत में हम बेहतर स्थिति में इसलिए है क्योंकि एक तो हमारी पूरी इकोनॉमी खुल चुकी है, छोटे बच्चे तक स्कूल जा रहे हैं, दूसरा हमारे पास बूस्टर डोज भी अवेलेबल हैं। पर डॉक्टर सुनीला, बूस्टर डोज को लेकर आपको लगता है उतना उत्साह है अभी भी लोगों में? डेल्टा के टाइम पे हमने देखा था, हालांकि तब तो वैक्सीन की शुरुआत ही हुई थी रोल आउट होने की 18+, लेकिन पहले लोग नहीं ले रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही डेल्टा बढ़ना शुरू हुआ, कतारों में खड़े हो गए, 2-2 घंटे कतार में खड़े होकर लोगों ने वैक्सीन लगाई है।
बूस्टर को लेकर लोग उतना ज्यादा अवेयर अभी नहीं है, या फिर थोड़ा ढीला ढाला रवैया रख रहे हैं, चलिए लगवा लेंगे, जो होगा तब देखा जाएगा? बूस्टर डोज को लेकर मुहिम चलाने की जरूरत है सरकार की तरफ से भी। बेसिकली ये बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलरली जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो क्योंकि ज्यादा एक्सपोज होते हैं और उनमें 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन लग चुके हैं और उनको नेचुरल इन्फेक्शन भी हो तो भी उनमें बूस्टर की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि उनमें अगर इन्फेक्शन होगा तो ज्यादा घातक होगा। परंतु जहां तक मैं देखती हूँ कि अक्सर हमारे जो, जैसे कि ओमिक्रॉन को मैं कहती हूँ कि ये वेरिएंट ऑफ सपोर्ट रहा हमारे लिए, बजाय कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न के, ज्यादातर लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो आज की तारीख में मैं ये कहूंगी कि बूस्टर सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको लेना चाहिए जो कि कोमॉर्बिड्स हैं या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं या डायलिसिस वगैरह पे हैं, तो उनके लिए प्रायोरिटी की जरूरत है। और हम ये कोशिश करें कि हमारे वैक्सीन का जितना जुडिशियस उपयोग हम कर सकते हैं वो करें, परंतु हमारे को टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम अपने 12 साल तक के हमने बच्चों का शुरू किया, तो हम ये कोशिश करें कि ये अभियान को हम पूरा करें अच्छे से, ताकि सबको 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन मिल जाए। और हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारे आसपास के देश सुरक्षित हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन कैसे आया? क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में केवल 3% लोग ही जो थे वो केवल प्रोटेक्टेड थे। तो वायरस की नेचर है वो म्यूटेट करता है। जब म्यूटेट करता है, कुछ म्यूटेशंस हमारी अच्छे के लिए होती हैं, कुछ म्यूटेशन जो है वो सीरियस म्यूटेशंस होती हैं। तो जब हम देखते हैं कि अगर तो इसमें जो अफ्रीका के लोग हमारे अफेक्ट हुए वो काफी सीरियस भी थे, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा थी और काफी लोग कोमॉर्बिड्स थे, तो इसमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा हुई। तो ऐसा नहीं कि ओमिक्रॉन में हमने डेथ्स नहीं देखी, हमने काफी डेथ्स ओमिक्रॉन के समय भी देखी है। तो ये जरूरी है कि हम लोग वैक्सीनेशन का जुडिशियस उपयोग करें। नेचुरल इम्यूनिटी इज बेस्ट इम्यूनिटी अलॉन्ग विद 2 वैक्सीनेशन डोजेज जो कि हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। और जहां तक कि मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि बार बार स्कूलों का खुलना और बंद होना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत केवल उन 5 देशों में से है जो कि हमारे कोविड के दौरान बंद रहे हैं। और अभी आपने थोड़े दिन पहले ही जिक्र किया था कि पर्टिकुलरली जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं या कंटिन्यूसली लिख रहे हैं, वो लिख भी नहीं पा रहे और ठीक से लगातार समय तक उनको बैठने की आदत भी नहीं रही है। तो ये किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हमारा बेस यानी कि हमारी फाउंडेशन बच्चों से बनती है, अगर वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारा देश स्ट्रांग नहीं रहेगा। ये जरूरी है कि एक मैसेज जाए आपके प्लेटफॉर्म से कि जो बच्चे अगर सिक हैं तो या बीमार हैं तो अपने आप को वो स्कूल से एब्सेंट करें, अपना टेस्ट कराएं और आइसोलेट कर लें। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मेरे से सवाल पूछा गया था कि मैडम बच्चे 8 घंटे तक कैसे मास्क पहनेंगे, मैंने कहा मास्क हमने पहले कैसे पहनाया उनको। तो ये जरूरी है कि हम मैसेज एक दें, सिंपल मैसेज दें कि मास्क सही तरीके से पहने, बच्चे भी हों चाहे वो नाक से ऊपर और ठोड़ी से नीचे, सैनिटाइज करें और स्कूल बंद ना किए जाएं, क्योंकि स्कूल बंद होने से हमारी समस्या का हल नहीं होगा। ये छोटी छोटी वेव्स आते रहेंगे, वायरस एंडेमिक होता रहेगा और पर्टिकुलरली हमें वेट करना होगा कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जब तक पालन नहीं करेंगे और हमारी सर्विलेंस या कंटेनमेंट जोन मेंटेन नहीं होंगे तो हम इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्योंकि आप पूछ के देख लीजिए कि जितने लोग हमारे अफेक्ट हुए हैं, क्या उनको टीम्स ने कांटेक्ट किया कि नहीं किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग उसी के इर्द गिर्द उनके कॉन्टेक्ट्स को हम जब ट्रेस करेंगे तभी हम सक्सेसफुली कह पाएंगे कि हमारा सर्विलेंस और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क कर रही है। और साथ ही साथ हमने टीकाकरण का वो तो प्रमोट करना ही है, परंतु आज की तारीख में मैं अभी भी ये कहना चाहूंगी कि इम्यूनोसप्रेस्ड जो लोग हैं या पर्टिकुलरली जो डायलिसिस पे हैं या कीमोथेरेपी पे हैं या 60 ईयर्स अबव है, उनको प्रायोरिटी पे हमें प्रिकॉशनरी डोज देना है अलॉन्ग विद हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। बाकी लोगों को हम बेसिकली हम वेट भी कर सकते हैं। हाँ, बचा पाए किसी भी वायरस के एडवर्स इफेक्ट से। अगर आपके भी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई परिवार का सदस्य है जो पहले ही किसी कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, जल्द से जल्द अगर उन्होंने नहीं लगाया बूस्टर डोज तो उनको जरूर लगवाइए, ये हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, क्योंकि डॉक्टर सुनीला ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों का जिक्र छेड़ा और कई पेरेंट्स जो इस वक्त हमें देख भी रहे होंगे या स्कूल प्रशासन से भी कई लोग हमें इस वक्त देख रहे होंगे,
एक पसोपेश की स्थिति तो जरूर है, क्योंकि स्कूलों को खुले ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब नए सेशन को शुरू हुए, और दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, यूपी में कई स्कूलों में बच्चों का पॉजिटिव पाए जाना या स्टाफ का कोविड पॉजिटिव हो जाना पेरेंट्स में चिंता पैदा कर देता है, स्कूल प्रशासन में चिंता पैदा कर देता है कि क्या होगा। बच्चों में कोविड के लक्षण या बच्चों में अगर कोविड पाया जाता है तो ये स्थिति कैसी है, कितनी गंभीर है, या कैसे उसको मैनेज किया जाना चाहिए, ये मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को बताएं आप। जरूर स्वाति, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये, क्योंकि बच्चे हम देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। तो वही मैं मैम की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि हमें स्कूल कंप्लीटली बंद नहीं करनी चाहिए। हमें एक स्ट्रेटेजाइज्ड वे में, जहाँ जिस क्लास में बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं या जिस विंग में बच्चे पॉजिटिव आए हैं, वहाँ सैनिटाइजेशन करके उस पर्टिकुलर क्लास के लिए हम हाइब्रिड ऑप्शन रख सकते हैं। इस तरह से करके अगर हम बढ़ेंगे तो स्कूल कम से कम बंद होने की नौबत नहीं आएगी। और दूसरी जरूरी बात जो आपने पूछी वो जरूरी ये है कि देखिए, बच्चों में हमने ज्यादातर माइल्ड सिम्टम्स देखे हैं। बच्चों में हेडेक होगा, थकान महसूस होगी, कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, कुछ बच्चों की स्किन पे लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं, या डायरिया, वॉमिटिंग जैसी समस्या सामने आती है, या बुखार। ज्यादातर ऐसी चीजों के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं, जो कि साधारण जब मौसम चेंज होता है या कोल्ड फ्लू होता है तब भी बच्चे इसी तरह के सिम्टम्स बताते हैं। तो इसलिए एक तो हमें बच्चों को पुश नहीं करना है कि आज अगर सर दर्द हो रहा है या थकान हो रही है तो हम बच्चे को पुश करें कि नहीं स्कूल तो जाना ही होगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करें। बच्चे को घर में रखें, 1-2 दिन में जब बच्चा ठीक हो जाए, बेहतर महसूस करे, तभी उसे स्कूल भेजें। दूसरी बात, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर बच्चों को बुखार हो रहा है या खांसी है, जुकाम हो रहा है बच्चों को, तो हम अपने डॉक्टर से संपर्क करके बच्चों को ट्रीटमेंट दें। और खास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे डिहाइड्रेटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, और ये मौसम भी गर्मी का है, वैसे ही स्वाभाविक तौर से डिहाइड्रेशन होता है। तो हमें जल्दी जल्दी कुछ तरल पदार्थ बच्चों को देते रहना चाहिए। उनका टेम्परेचर अगर हम कंट्रोल रखें तो बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी डॉक्टर के संपर्क से मामूली पैरासिटामोल और फ्लूइड्स वगैरह दे करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही बच्चे आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बस हमने अच्छे से खिलाना पिलाना है, रेस्ट कराना है, जिससे कि बच्चे जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। और वही इस बात ध्यान रखना है कि जब बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं तभी उन्हें हम स्कूल भेजें, वरना ना भेजें। और ये चीज जो है हमारे टीचर्स पे, स्टाफ पे भी लागू होती है कि अगर किसी की तबीयत खराब है या बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो तब स्कूल नहीं आए, और बूस्टर डोज एटलीस्ट सब लोग लगवा लें जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। और एसओपीज का भी अच्छे से पालन हो, ये नहीं हो कि केवल कागजों पर एसओपी दिखाई। बिल्कुल सही बोला आपने डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, कोविड से जुड़े हुए जो नियम है वो वैसे ही है जो आज से 2 साल पहले थे। टेस्टिंग, उसके बाद ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग, ये तीनों टीज तो है ही। दूसरा मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, और साथ ही साथ हाथ धोना। ये तमाम रूल्स वैसे के वैसे ही हैं जो अभी भी जिसका पालन आपको करना है। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर सुनीला गर्ग और साथ ही डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना तो चला गया, वैसे चला क्या गया, बीच में आता रहता है, लेकिन हाँ, लोगों का वर्क फ्रॉम होम से मोह यहां पर नहीं छूट रहा है। एक सर्वे के मुताबिक नौकरी और परिवार के बीच तालमेल बिठा चुके 60% लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने पर नौकरी तक छोड़ने को तैयार है। वहीं नई नौकरियों के लिए भी लोग वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना ने नौकरी करने के ट्रेंड को बदल दिया है? कोरोना के दौरान जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो तमाम तरह की मुश्किलें आईं, लेकिन टेक्नोलॉजी के दम पर घर बैठे आसानी से काम करना मुमकिन हुआ, तो वर्क फ्रॉम होम ही अच्छा लगने लगा। अब जबकि कोरोना खात्मे के कगार पर है, ऑफिसेस खुल चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों का एक बड़ा तबका ऑफिस आने के बजाय घर से ही काम करना चाहता है। अगर कंपनी किसी कर्मचारी को ऑफिस से काम करने पर दबाव बना रही है तो वे अपनी नौकरी छोड़ने तक को तैयार हो जा रहे हैं। कुछ तो वर्क फ्रॉम होम के लिए बढ़ी सैलरी को भी ठुकरा दे रहे हैं। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म मॉन्स्टर के मुताबिक लोगों का रुझान वर्क फ्रॉम होम को लेकर लगातार बना हुआ है। महीने दर महीने वर्क फ्रॉम होम के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में दिसंबर के मुकाबले वर्क फ्रॉम होम के आवेदकों की संख्या 137% बढ़ी है। हालांकि फरवरी और मार्च में ये आंकड़े कुछ कम जरूर हुए, लेकिन बावजूद इसके यह आंकड़ा 100% के पार बना हुआ है। फरवरी में यह आंकड़े 101% और मार्च में 103% रहे। यही वजह है कि कंपनियों ने एम्प्लॉय के मूड को भांपते हुए बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम का ऑफर देना शुरू कर दिया है।
रिक्रूटर ने दिसंबर के मुकाबले जनवरी में घर से काम करने वालों के लिए 115% ज्यादा ऑफर दिया। फरवरी में यह आंकड़ा बढ़कर 142% पर आ गया। हालांकि मार्च में 69% नौकरियां ही वर्क फ्रॉम होम के लिए निकली। इस दौरान वर्क फ्रॉम होम को लेकर जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं, इनमें सबसे अधिक 39% फ्रेशर्स के लिए रही। इसके बाद 20% सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर के लिए, जबकि वर्क फ्रॉम होम के लिए 5% जॉब्स HR एग्जीक्यूटिव्स के लिए निकली हैं। वर्क फ्रॉम होम के प्रति लोगों का रुझान क्यों है, ये अब आपको समझाते हैं। CLHR की एक सर्वे की माने तो ज्यादातर कर्मचारियों ने माना कि उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हुए बिना नौकरी और पर्सनल लाइफ का बेहतर संतुलन बना है। वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस के साथ साथ पारिवारिक दायित्वों को निभाने का पूरा मौका मिल जाता है, इसलिए वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। सर्वे में IT, आउटसोर्सिंग, टेक स्टार्टअप, कंसल्टिंग सहित 620 कंपनियों के 2000 कर्मचारियों को शामिल किया गया। फिलहाल कंपनियां अपने अच्छे कर्मचारियों से हाथ धोना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो हाइब्रिड मोड को प्रेफर कर रही हैं। साथ ही वो काबिल कर्मचारियों की तलाश में जुटी हैं जो ऑफिस से काम करने को तैयार हों, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी मेकिंग और फेस टू फेस इंटरेक्शन में जितनी सहूलियतें होती हैं, उतनी वर्क फ्रॉम होम के जरिए नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। पीएम मोदी के कार्यकाल में देश की गरीबी तेजी से घटी है। 8 साल में 12.3% देश की गरीबी घटी है। किसी भी देश के लिए गरीबी एक बड़ी चुनौती रही है। भारत भी इस चैलेंज का बखूबी सामना कर रहा है, लेकिन विश्व बैंक से आई रिपोर्ट राहत देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 8 साल से 12.3% की गिरावट आई है। 2011 में अति गरीबी दर 22.5 थी। 2015 में ये 19.1% हो गई। वहीं 2019 में अति गरीबी दर 10% रह गई। यानी 2011 से 2015 के बीच अति गरीबी दर में 3.4% की कमी आई। 2015 से 2019 के बीच अति गरीबी दर में 9.1% की गिरावट आई, जो 2011 से 2015 के मुकाबले 2.6 गुना अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2019 के बीच कम जमीन रखने वाले किसानों की आय में भी हर साल 10% की दर से बढ़ोतरी हुई है। बड़े किसानों की बात करें तो इस अवधि में उनकी आय करीब 2% बढ़ी है। गरीबी में सबसे अधिक कमी 2017-18 के दौरान आई। 2011 से ही दिहाड़ी मजदूर में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। इसी वजह से गरीबी दर कम हो रही है। गौर करने वाली बात ये कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में जल्द ही AC, फ्रिज की तरह पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी की जगह हेल्थ स्टार रेटिंग नजर आएगी। खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसे लेकर मसौदा तैयार कर लिया है और उम्मीद यह है कि जुलाई से अगस्त तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से इस पर मुहर भी लग जाएगी। खाद्य रेटिंग लागू होने के बाद ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने में आसानी होगी। भारतीयों के लिए लंदन जाना अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में अगर ट्रांजिट लेना होगा तो उसके लिए जरूरत होगी शेंगन वीजा की, यानी ब्रिटेन के वीजा के साथ ही एक और वीजा का खर्च उठाना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, बता रही है जी मीडिया संवाददाता एकता सूर्य। भारतीय अब बिना शेंगन वीजा के यूरोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट से लंदन या यूके में कहीं भी उड़ान नहीं भर सकते। हाल ही में यूरोपियन एयरलाइंस के स्टाफ ने यूके की उड़ान भरने वाले कई यात्रियों को भारतीय एयरपोर्ट पर रोका था, क्योंकि उनके पासपोर्ट पर ना ही रेगुलर शेंगन वीजा था, ना ही ट्रांजिट शेंगन वीजा था और ना ही वो यूरोप के निवासी थे। यूरोप के 26 देश मिलकर EU यानी कि यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, जिन्हें घूमने के लिए सिर्फ एक वीजा की जरूरत है, शेंगन वीजा, जो कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन के आपको 26 के
26 देश घूमने की अपॉर्चुनिटी देता है। पहले यूके भी इसका हिस्सा था, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद अब यूके इस ईयू से बाहर निकल गया है। लेकिन अगर आप किसी यूरोपियन एयरलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर वो पेरिस, एम्स्टर्डम, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों में हॉल्ट लेती है यूके जाने से पहले। इसलिए अब शेंगन वीजा भले ही वो ट्रांजिट हो या रेगुलर हो, उसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में जो भारतीय शेंगन वीजा अप्लाई नहीं करना चाहते, उनके पास या तो ब्रिटेन की डायरेक्ट फ्लाइट या तो किसी गल्फ एयरलाइंस की फ्लाइट और या स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट बुक करने का ही विकल्प बचता है। क्योंकि स्विट्जरलैंड ईयू में शामिल नहीं है, इसलिए उस पर ये नियम अभी लागू नहीं होता। तो अगर कोई भी चीज ऐड होती है, चाहे वो वीजा के फॉर्म में ही हो, वो एक एडिशनल कॉस्ट तो होगा ही होगा, जो हमारे कस्टमर्स को बेयर करना ही पड़ेगा जब वो ट्रैवल करेंगे, स्पेशली यूजिंग ईयू कैरियर्स। वैसे तो ईयू एयरलाइंस के लिए शेंगन वीजा का ये नियम 1 जनवरी 2021 से है, लेकिन कोविड की वजह से पहले फ्लाइट्स बंद थी और बाद में नियंत्रित तरीके से डायरेक्ट फ्लाइट्स एयर बबल में उड़ रही थी। लेकिन अब जब ट्रैवल पूरी तरह से रिज्यूम हुआ है और आप भी अगर किसी ईयू कैरियर से यूनाइटेड किंगडम की उड़ान भरना चाहते हैं तो परेशानी से बचने के लिए शेंगन वीजा अप्लाई करना ना भूलें। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। बताते हैं अब आपको आज के बाजार का हाल। कमजोर ग्लोबल संकेत घरेलू बाजार पर भारी पड़ गए। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो गए। शेयर बाजार का वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 9% ऊपर चढ़ा। मार्केट में गिरावट की वजह महंगाई का डर, चीन में बढ़ते कोरोना के मामले और रूस पर लगाए गए बैन को माना जा रहा है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1172 अंक गिरकर 57,166 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 300 से ज्यादा अंक टूटकर 17,173 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 734 अंकों की गिरावट रही। आज बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा? हमारे सहयोगी अरमान नहार हमारे साथ। अरमान, आज गिरावट के साथ बाजार बंद हुए, सबसे ज्यादा हलचल किन स्टॉक्स में रही? आज भी मार्केट में खासा प्रेशर देखा गया। इस प्रेशर के कारण थे मुख्य ग्लोबल मंदी तो है ही सही, उसके साथ साथ एफआईएस की सेलिंग, और तीसरा कारण जो हमारा डोमेस्टिक कारण है, जो मेजर बड़ी कंपनियों के नतीजों में इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक दोनों सेक्टर के दिग्गज कंपनियों ने हमें निराश करा। उस कारण डोमेस्टिक सेक्टर में और हमारे मार्केट में भी काफी दबाव आया। अब बात करें अगर हम निफ्टी लूजर्स की, जो टॉप निफ्टी लूजर्स थे, उसमें टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, कोटक बैंक और ग्रासिम से भी प्रेशर देखा गया। और अगर दूसरे लूजर्स की बात करें तो उसमें पीवीआर, वोल्टास, इंडिया सीमेंट्स और रेन इंडस्ट्रीज पर भी दबाव देखा गया। अब कौन से स्टॉक्स रहे जो फोकस में? टाटा पावर फोकस में रहा, जिसमें आपने खबर आती देखी थी कल, जिसमें उन्होंने टाटा पावर रिन्यूअल्स जो है उस कारोबार को 10.53% कारोबार को 4,000 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेची थी। उसी के साथ साथ अब अरविंद लिमिटेड, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर में काफी 3 लगभग खबरें आती हुई, जिस टेक्सटाइल सेक्टर में इसलिए वो फोकस रहा। और अगर सनफ्लैग आयरन देखेंगे, वो भी अच्छा खासा बढ़ोतरी के साथ चढ़कर बंद हुआ, जिसमें हमारे चैनल पर एक कॉल भी दिया गया था उसमें। और अगर जुबिलेंट फूड में बात करेंगे तो वह भी फोकस में रहा, क्योंकि वो स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट के पहले उसमें भी हमें फोकस देखा गया। अब अगर टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो उसमें आप एनटीपीसी आ जाता है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने अच्छी बुलिश रिपोर्ट दी है। टाटा स्टील आ जाता है, एसबीआई लाइफ आ जाता है, एचयूएल आ जाता है। टाटा स्टील क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के पहले की जो उन्होंने बोला था कि स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं वो कंपनी, उस कारण भी टाटा स्टील में हमें फोकस देखा गया। अब अदर गेनर्स में आ जाते हैं, जैसे दूसरे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको दिखेगा कि जो आपके जो डिफेंस सेक्टर्स हैं, जिसमें भारत डायनामिक्स हुआ, गार्डन रीच हुआ, इनमें भी अच्छी खासी तेजी देखी गई। अगर दूसरे सेक्टर्स में देखे जाए तो जैसे पेपर सेक्टर हुआ, जेके पेपर, और अगर साथ के साथ शुगर सेक्टर में मगध शुगर पर भी अच्छे खासी गेन देखी गई है। ओवरऑल समअप किया जाए तो आज मार्केट पे खासा दबाव देखा गया। बाहर की मंदी तो थी ही सही, उसके साथ साथ जो हमारी डोमेस्टिक मंदी आई, जो बड़े रिजल्ट्स ने जो हमें पेन दिया, वो मुख्य कारण रहा आज मंदी का। अब कल के बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए? ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। लंबे वीकेंड के बाद बाजार लाल निशान में बंद हुए, पर अब कल खास स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं अपने जितने भी अहम मूविंग एवरेजेस है, भले वो 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, ये सब के नीचे आके कहीं ना कहीं अपने 200 डेमा की तरफ है। और 16,800 से लेकर 17,100 ये एक बहुत क्रूशियल रेंज है जहां पे मार्केट्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। बट ओवरऑल जो ग्लोबल क्यूज है उससे काफी नर्वसनेस आई है। फिर इन्फोसिस के रिजल्ट्स ने काफी नर्वसनेस डाल दी, फिर बड़े जो भी रिजल्ट्स थे उन सब से नर्वसनेस आई है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहां पे
सेक्टर वाइज या कुछ सिलेक्टिवली अच्छी तेजी बन रही है, जैसे कि आज टेक्सटाइल स्टॉक्स में था, शुगर स्टॉक्स में था, तो मुझे ऐसा लगता है कि माहौल कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से बाइंग का ही रखना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जैसे कि आज आईटीसी ने सपोर्ट किया मार्केट को थोड़ा, आज आईसीआईसीआई बैंक भी रेजिलियंस दिखा रहा था ऐसी एक गिरावट के बाद भी, और एफआईआई इसमें देखिए नेगेटिव रुख अपनाए रखे, और आज भी उनका अगर डेटा देखें तो अच्छी खासी सेलिंग है। कैश मार्केट में 6000 करोड़ से ऊपर की तो बड़ी सेलिंग मानी जाएगी, और फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में भी कुछ मंदी का ही रुझान दिखता है। सो ओवरऑल आई फील कि थोड़ा सा मार्केट में सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखे और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, बाकी रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स में अननेसेसरी रिस्क या वेंचरिंग नहीं करें। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखने की सलाह दे रहे हैं संदीप जैन। बाजार में स्ट्रैटेजी बताने के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे आपका संदीप जी। इधर सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोने में करीब 600 रुपए की जोरदार तेजी के साथ एमसीएक्स पर सोने का भाव 53,500 रुपए के पार पहुंच चुका है। वहीं चांदी में करीब 1,000 रुपए का उछाल देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 70,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। फर्जी तरीके से भारतीय कंपनियों में सेंध लगाने के चीनी नागरिकों की कोशिशों के खिलाफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने बड़ी मुहिम छेड़ी है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जरिए ऐसी शिकायतें दाखिल कराई हैं, जिस पर अब राज्यों की पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, और सबसे ज्यादा 150 लोगों के खिलाफ शिकायत महाराष्ट्र में की गई है। ट्विटर पर कब्जे के एलॉन मस्क के मंसूबों को फेल करने के लिए ट्विटर पॉइजन पिल प्लान बना रहा है। अब ये पॉइजन पिल है क्या? हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी है। आशीष, पॉइजन पिल ये क्या है? देखिए, जबरन टेकओवर से बचने के लिए ट्विटर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग रणनीति अपनाई है, जिसे पॉइजन पिल कहा जाता है। रणनीति क्या होती है, कैसे इसे ट्विटर इस्तेमाल करेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। थोड़े दिन पहले ट्विटर की जो है 9.2% हिस्सेदारी इलॉन मस्क ने खरीदी थी, और लगातार वो इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं कि वो पूरी हिस्सेदारी यानी पूरी तरीके से जो है ट्विटर को खरीदने के लिए तैयार हैं, खरीदना चाहते हैं। फ्री स्पीच की वकालत जो है लंबे समय से इलॉन मस्क करते जा रहे हैं, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए अगर आप देखें तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, रॉयटर्स भी बता रहा है कि कुछ और प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो इलॉन मस्क के लिए काउंटर ऑफर दे रहे हैं। और साथ में देखें तो इलॉन मस्क का जो शेयर होल्डिंग में नाम आया, इसके बाद वैनगार्ड ने भी जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 10% के आसपास कर दी है। यानी फिलहाल ट्विटर में अगर आप देखें तो वैनगार्ड सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं इलॉन मस्क, जिनकी 9.2% हिस्सेदारी है। लेकिन क्योंकि ये देखिए काफ़ी सारे चेंजेस की बात करें, बड़े रोचक चेंजेस, ये मान रहे कि ट्विटर में जो है एडिट बटन लाने की बातें कर रहे हैं, ट्विटर के नाम बदलने की बातें कर रहे हैं, फ्री स्पीच की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा आना चाहिए। तो जिसके चलते अगर आप देखें तो ट्विटर जो है अब इस हॉस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए एक पॉइजन पिल जो स्ट्रैटेजी है इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी के तहत क्या होता है कि जो एक्वायरर है इसे आप राइट्स इशू में भाग लेने का जो है ऑफर नहीं देते हैं, बाकी सभी शेयर होल्डर जो है राइट्स इशू में कर लेते हैं। तो जिसके चलते क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और राइट्स इशू होने के बाद जो एक्वायरर है, जो कंपनी खरीदना चाहता है, इसकी होल्डिंग घट जाती है, और फिर बाद में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये भी बढ़ जाता है। लेकिन आप क्योंकि समझ रहे होंगे कि राइट्स इशू है तो सभी शेयर होल्डर्स को इसमें पार्टिसिपेट करने का जो है मौका मिलता है। लेकिन यूएस में अगर आप देखें तो थोड़े बहुत जो लॉ हैं वो काफ़ी अलग हैं, क्योंकि पॉइजन पिल में भी देखें तो दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली होती है फ्लिप इन और दूसरा है फ्लिप ओवर। तो फ्लिप इन में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सभी शेयरधारकों के लिए बहुत ही डीप डिस्काउंट पर जो है राइट्स इशू लाया जाएगा। तो सभी के सभी जो है लगभग माना जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट बहुत बड़ा होता है तो डाइल्यूशन होता है, जिसके चलते सभी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फ्लिप ओवर में अगर आप देखें तो सिर्फ एक्वायरर के साथ जो दूसरे अन्य शेयरधारक हैं उनके लिए भी राइट्स इशू बड़े डिस्काउंट पर लाया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें डाइल्यूशन ज़्यादा होता है, इसके लिए एक्वायरर मानता है कि इस डाइल्यूशन के बाद कंपनी उतनी फंडामेंटली आकर्षक नहीं होगी, जिसके चलते देखिए माना जाता है कि पॉइजन पिल यानी आखिरी पैंतरा जो है कंपनी इस्तेमाल करती है हॉस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए। तो एलॉन मस्क के ट्विटर पर कब्जे को यहां पर दूर करने के लिए पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी ट्विटर की तरफ से। बहुत धन्यवाद इसके मायने समझाने के लिए आशीष आपका।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मलिक की हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आपको बताएं, नवाब मलिक को इसी साल फरवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक ईडी ने नवाब मलिक की 8 संपत्तियां जब्त की हैं। लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। अब आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। आपको बताएं, यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया था, जिसमें आशीष मिश्रा को जांच टीम ने मुख्य आरोपी बनाया था। रूस यूक्रेन के बीच के युद्ध की बात करें, आज 54वां दिन है इस युद्ध का। कुछ दिनों से रूस के कीव से पीछे हटने और पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन यूक्रेन की सेना भी उसके सामने डटकर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं और अब इस युद्ध को ना ही रूस पूरी तरह से जीत सका है और ना ही यूक्रेन रूस को पूरी तरह से पीछे धकेल पाया है। यूक्रेन के शहर लगातार तबाह हो रहे हैं और वहां की सड़कें तबाह हुए रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से भरते चले जा रहे हैं। फिलहाल बीते 24 घंटे से मरियुपोल में दोनों की सेनाओं के बीच जबरदस्त घमासान चल रही है। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो मरियुपोल के लिए अंत तक लड़ते रहेंगे, लेकिन रूस का दावा है कि उसने मरियुपोल में यूक्रेन की सेना के करीब 400 सैनिकों को घेर लिया है। इस बीच रूस की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक हैं जिन्होंने मरियुपोल में आत्मसमर्पण कर दिया है। यही नहीं, रूसी सेना ने एक और वीडियो जारी कर ये दावा किया है कि उसने यूक्रेन के कई ऐसे ठिकाने ढूंढ निकाले हैं जहां वो घरों के अंदर बम और गोला बारूद जमा करके रखते थे। खासकर इन दिनों खार्किव पर रूसी हमले बाकी शहरों के मुकाबले ज्यादा तेज हो गए हैं। बीते 3 दिनों से रूस खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। रविवार को रूस के हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। यूक्रेन का कहना है कि रूस के बम अब बच्चों के स्कूल और अस्पतालों पर भी गिर रहे हैं। एक समय दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद कीव के आसपास के इलाकों को रूस ने खाली कराना शुरू कर दिया था, लेकिन 14 अप्रैल को रूस के जंगी जहाज मॉस्को के डूबने के बाद से युद्ध की तस्वीर अचानक बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आ सकते हैं। बोरिस जॉनसन का ये 2 दिवसीय दौरा भारत और ब्रिटेन के रिश्तों और रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन का ये पहला आधिकारिक भारत दौरा होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जॉनसन के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे और 22 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान बोरिस जॉनसन जहां भारत और ब्रिटेन के बीच के संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर भी खास चर्चा होगी। अपने दौरे से पहले बोरिस जॉनसन ने ट्वीट के जरिए भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की अहमियत की बात की। आज हम कुछ निरंकुश देशों की ओर से अपनी शांति और समृद्धि पर खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि लोकतांत्रिक और मित्र देश एकजुट रहें। भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस अनिश्चित समय में वो ब्रिटेन का अहम रणनीतिक साझेदार भी है।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही वो भारत पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि वो रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करे। वहीं अब बोरिस जॉनसन अपने इस दौरे के जरिए पश्चिमी देशों को इन्हीं बातों की वकालत कर सकते हैं। पिछले महीने ब्रिटेन की विदेश मंत्री लीज ट्रस ने भारत का दौरा किया था। वो चाहती थी कि पश्चिमी देशों की तरह भारत भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। भारत ने अब तक रूस के हमलों की सीधी आलोचना नहीं की है, लेकिन भारत हमेशा यूक्रेन में हो रही मौतों पर अपनी चिंता जाहिर करता रहा है। यूक्रेन मुद्दे पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही बता चुके हैं कि भारत पूरी स्थिति का लगातार आकलन कर रहा है और भारत साफ तौर पर जानता है कि उसका हित कहां पर है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिरकार बोरिस जॉनसन का ये दौरा भारत की नीतियों पर कितना असर डाल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और चीन के बीच एक तरफ LAC विवाद को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इन सब के बीच भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन अभी भी लद्दाख के आसपास अपनी चालबाजियां दिखा रहा है। हाल ही में चीन ने लद्दाख के पास हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। ये तस्वीरें सिर्फ 3 मोबाइल टावर्स की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें हैं उन चालबाजियों की जो बातचीत की आड़ में चीन चल रहा है। दरअसल LAC के बेहद नजदीक हॉट स्प्रिंग के पास चीन ने 3 मोबाइल टावर लगाए हैं, जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले ही लद्दाख के स्थानीय पार्षद कोंचोक स्टानजिन ने ट्विटर पर शेयर की थी। मोबाइल टावर पर इस बात का सबूत है कि LAC से पीछे हटने के बाद भी चीन की अकड़ अभी कम नहीं हुई है और वो लद्दाख के आसपास अपनी विस्तारवाद की चाल लगातार चल रहा है। इससे पहले जनवरी में भी पेंगोंग झील पर चीन ने पुल का निर्माण किया था, जिसे लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदिम बागची ने कहा था कि चीन उस क्षेत्र में पुल बना रहा है जिस पर वो पिछले 60 साल से कब्जा किए हुए है। भारत ने इस कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। ये पुल झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को जोड़ता है, जिससे चीन की सेना का आवागमन आसानी से हो पाएगा। चीन की इन चालबाजियों को देखते हुए कोंचोक स्टानजिन ने सरकार से अपील की है कि वो इस घटनाओं पर ध्यान दे। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन बातचीत की आड़ में चीन अपने इरादों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन को फिर से याद दिलाए कि अब समय 1963 से काफी आगे आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के पाली जिले में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए अब वाटर ट्रेन चलेगी। इस स्पेशल वाटर ट्रेन के जरिए पाली में रहने वाले तकरीबन 2.5 लाख लोगों की प्यास बुझाई जाएगी। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत होने लगी है। ऐसा ही एक इलाका पश्चिमी राजस्थान का पाली जिला है, जहां पानी की किल्लत के बाद लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए वाटर ट्रेन रवाना की गई। रविवार को ये ट्रेन जोधपुर से रवाना हुई और तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद पाली पहुंची। ट्रेन जब पाली स्टेशन पर पहुंची तो पालीवासियों की खुशी देखने लायक थी। वंदे मातरम के नारों के साथ पालीवासियों ने ट्रेन के ड्राइवरों का जमकर स्वागत किया। राजस्थान के पाली में एकमात्र पेयजल स्रोत जवाई बांध है, जो फिलहाल सूख चुका है। 30 साल पहले तक नहर के जरिए पाली से पानी जोधपुर पहुंचती थी, लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ी कि जवाई बांध अब सूख चुका है और अब जोधपुर से पाली पानी पहुंचाया जा रहा है। कभी पाली जिला है जो जोधपुर जिले की जनता की प्यास बुझाया करता था, लेकिन अब हालात और वक्त बदल चुके हैं और अब जोधपुर जिले से पाली की जनता के लिए प्यास बुझाने के लिए वाटर ट्रेन रवाना हुई। सुबह करीब 8 बजे की ये ट्रेन रवाना हुई और 2 घंटे का अपना सफ़र पूरा करने के साथ ही अब पाली रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां जलदाय विभाग द्वारा जो पानी के हौद बनाए गए हैं उस हौद में पानी को खाली किया जा रहा है और पानी खाली करने के साथ ही अब टैंकरों के माध्यम से उन इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी जहाँ पानी की ज़्यादा किल्लत है। जोधपुर से पाली के लिए स्पेशल वाटर ट्रेन 31 अप्रैल तक हर दिन 2 फेरे लगाएगी। पश्चिमी राजस्थान में पाली जैसे कई जिले हैं
जहां लोगों को पेयजल की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को पीने के पानी की कमी ना हो, इसके लिए वाटर ट्रेन जैसे समाधान निकाले जाते रहे हैं। संवाददाता अरुण हर्ष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।